नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य यानी यहाँ पर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स की बात चर्चा करेंगे। इससे संबंधित एमसीक्यूज को कवर करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 14वां वीडियो है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है ये दूसरा वीडियो, इसीलिए वीडियो का जो पार्ट का नाम हो जाता है 4.2, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के चौथे भाग में दिए हुए हैं और इसका ये वीडियो दूसरा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जो है कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 51 जो है वो डील करता है द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है संविधान में डाला गया है। तो यहाँ पर आंसर अब इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पर 48 ए दिया हुआ है, 48 का है। यहाँ पर 48 का जो है वो कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पर ये जो है वो इन्वायरमेंट की बात करता है, पर्यावरण के लिए बात करता है। एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो यानी फॉरेस्ट यानी जीव जंतुओं की और उससे उनकी सुरक्षा के लिए भी बात करता है। अभी हाल ही में देखिए एक जो है फीमेल एलिफेंट की जो है डेथ हो गई थी कुछ लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो सब जो है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं 48 ए में। यानी यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो है इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे और फॉरेस्ट एंड उसमें जो वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज हैं जो भी जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी यहाँ पर गवर्नमेंट की दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी ये हो जाता है। 43 का यानी 43 ए जो है ये क्या कहता है? 43 ए जो है वो बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी यहाँ वर्कर्स को कुछ राइट दिए गए हैं कि वो जो इंडस्ट्रीज है उसके संगठन में पार्टिसिपेट करें, उसके प्रबंधन में वहाँ पर भाग लें, जिससे कि उनका भी कुछ हिस्सेदारी बने, उनकी भी वहाँ पर सहभागिता हो। तो ये बात कही गई आर्टिकल 43 क में। बाकी यहाँ पर 41 है, तो 41 जो है वो राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस की बात की, यानी राइट टू वर्क की बात इसमें 41 और एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बिल्कुल यहाँ पर जो है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान आर्टिकल 39 डी में दिया गया है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, बिल्कुल यहाँ पर जो है जीविकोपार्जन के लिए समान अधिकार की भी बात जो है इसी में की गई है। तो ये दोनों ही एक सेम सेक्शन से हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये भी ठीक है यहाँ पे। बाकी अस्पष्टता का उन्मूलन, बिल्कुल यहाँ पर अस्पष्टता का जो उन्मूलन की बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 17 में और ये आता है फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी काम हेतु न्याय संगत और मनोवांछित दशाएं रहें, तो बिल्कुल ये भी जो है प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। तो ठीक है, इसी के साथ ये यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला यहाँ पर शोषण से बच्चों व वयस्कों की सुरक्षा, बिल्कुल यहाँ पर शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा के लिए प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, बिल्कुल यहाँ पे समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड की बात भी यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स में मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में की गई है, तो ये भी यहाँ ठीक है। बाकी यहाँ पर समान आचार संहिता, यानी यहाँ पर जो बात की गई है ये बात की आर्टिकल 44 की यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो धारणा है देखिए ये जो है ये हमारे संविधान के निर्मित होते ही वहाँ पर डाली गई संविधान के साथ, यानी मूल संविधान का भाग है, ना कि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बाकी यहाँ पे देखिए फ्री लीगल एंड ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था और ये जोड़ा गया था आर्टिकल 39 ए में, तो आर्टिकल 39 ए में इसको जोड़ा गया। इसी तरह से यहाँ पर उद्योगों के प्रबंधन में नागरिकों की भागीदारिता, बिल्कुल यहाँ पर उद्योगों में अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि उद्योगों में जो है वहाँ पर जो है उनकी नागरिकों की यानी जो श्रमिक हैं उनकी जो है वहाँ पर भागीदारिता जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समान आचार संहिता। अच्छा, एक इसमें भारत में देखिए जितने भी राज्य उस राज्यों में से किस राज्य में जो है समान आचार संहिता लागू की गई है? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक राज्य है गोवा, तो गोवा ने जो है अपने राज्य में समान आचार संहिता लागू की है, यानी जो यहाँ पर
इक्वल यानी कि जो है इक्वल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फॉर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर गोवा में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के कल्याणकारी राज्य हेतु राज्य होने का विचार पाया गया है। तो देखिए भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है वो पाया गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और ऑप्शन डी है ऑप्शन ए और सी दोनों में। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी दोनों, यानी जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन दोनों में ही जो यानी नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है दोनों में ही इसकी बात की गई है। देखिए अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 38 जो है वो क्लियरली कहता है द स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की बात की गई है सीधा आर्टिकल 38 में। बाकी वही प्रियम्बल में हम लोग देखते हैं तो वहाँ भी कल्याणकारी यानी सामाजिक आर्थिक और इस तरह से जो है कल्याण की बात की गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए आर्टिकल 43 है, ये बात करता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स की। तो आर्टिकल 14 में यहाँ पर मैनेजमेंट की बात की गई और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखते हैं अगला ऑप्शन बी है यहाँ पर अनुच्छेद 43A। बिल्कुल यहाँ पर अनुच्छेद 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारी यानी जो मजदूर हैं वहाँ पर कर्मचारी हैं वो भी उसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे इंडस्ट्री के। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आर्टिकल 43A में इसका प्रावधान किया गया। बाकी यहाँ पर 45 है, तो आर्टिकल 45 जो है वो प्रमोशन ऑफ द चाइल्डहुड एंड एजुकेशन द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर की बात की गई है। और वही इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया उससे पहले इसमें अमेंडमेंट करके लाया गया, वरना इससे पहले वहाँ पे 14 ईयर्स था तो अब यहाँ पर ये 6 वर्ष हो गया है। तो यहाँ पे अब 6 हो गया और वहाँ से 6 से लेकर 14 वर्ष तक हो गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल है 47। आर्टिकल 47 कहता है द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारे, यानी कि जनता की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारे और उसे अच्छी हेल्थ दे। राज्य का कार्य क्या होता है? राज्य का कार्य होता है लोगों में यूनिटी लेके आना, हेल्थ को देना, एजुकेशन देना, फैसिलिटी देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट देना, ये सारे काम राज्य के होते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ हमारे आर्टिकल 47 में दी गई है। तो इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो देखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है वो संसद ने पारित किया था 1976 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। और ये जो उन्मूलन था ये लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था देखिए 25 अक्टूबर, ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू हुआ है 1975 से। तो इसमें देखिए जो मजदूर थे बंधुआ मजदूर थे, यानी जिनको बिना किसी जो है वेज के कार्य कराया जाता था और उनके ऊपर जो कर्ज लदा हुआ था उन सभी को, उन मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कर दिया गया। साथ में उनके ऊपर जो भी कर्ज था वो कर्ज भी माफ कर दिया गया। तो ये इस अधिनियम के तहत हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे मद्य निषेध। बिल्कुल यहाँ पर मद्य निषेध जो है वो आर्टिकल 47 में इसका प्रावधान किया गया है। गौरक्षण का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये भी दोनों ही नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की प्रोटेक्शन यहाँ पर आर्टिकल 48 में दी गई। पर्यावरण के लिए बिल्कुल यहाँ पर पर्यावरण के लिए 48 जो है ए बनाया ही गया है। तो 48 यहाँ पर पर्यावरण संवर्धन के लिए हो जाता है। बाकी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो देखिए 14 वर्ष से आयु के जो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ये अब आर्टिकल 21A में इसको ऐड कर दिया गया। ये इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल राइट ऑफ द सच शिशु, यानी जो भी बच्चा है उसकी, तो बच्चे का ये राइट होगा कि वो जो है उसको 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है मिलना चाहिए, उसको शिक्षा का उसका अधिकार है। तो अब ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पर मद्य निषेध। तो बिल्कुल यहाँ पर मद्य निषेध जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है और ये आर्टिकल 47 में दिया गया है। बाकी यहाँ पर काम का अधिकार, राइट टू वर्क, तो राइट टू वर्क जो है वो आर्टिकल 41 में दिया है। तो ये सारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन सी है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात की गई है वो यहाँ पर आर्टिकल 39D में दिया गया है कि फ्री इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
और यहाँ पे सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये आर्टिकल जो है 21 प्लस आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो है विभिन्न वादों के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल अधिकार के तौर पे प्रसारित किया गया। और इस सूचना का अधिकार जो हमको सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिलता है, तो ये एक विधिक अधिकार भी है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे समान नागरिक संहिता, बिल्कुल यहाँ पर समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में दिया गया। और कौन से राज्य में लागू अभी तक भारत में? सिर्फ, तो ये गोवा में लागू है, तो ये बिल्कुल ये राज्य का नीति तत्व है। बाकी प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 19(1)(a), तो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता, तो ये 25 अनुच्छेद में दिया गया है। विधि के समान संरक्षण, तो ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला मूल अधिकार दिया हुआ है, दूसरा मूल कर्तव्य दिया है, तीसरा दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या से पूरे होते हैं? ऑप्शन ए है यहाँ पर केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो केवल 3 हो जाएगा, यानी राज्य के की नीति के निर्देशक तत्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन? तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ दी गई है? तो ये दी गई है आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और कितने जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई 10। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन यानी कि 86 अमेंडमेंट के थ्रू एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इसी के साथ टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 2002 में। तो इतनी जानकारी हमको मिलती है मौलिक कर्तव्य से। अब देखते हैं कि पहला दिया गया राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रगान का जो सम्मान करना है वो एक मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया गया आर्टिकल यहाँ पर 51, आर्टिकल 51A स्मॉल ए में। बाकी यहाँ पे ऑप्शन 2 है, देखिए राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। तो जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका बचाव करना, उसकी प्रोटेक्शन करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यानी कि उसको उसकी देखभाल करना, उसको नष्ट ना करना। तो ये बात भी जो है आर्टिकल 51A के आई में दी गई है, यानी यहाँ पर ये भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, देखिए उनकी देखभाल करना और रक्षा करने में अंतर है। तो यहाँ पर रक्षा करने का जो राइट दिया गया ये यहाँ पर जो है ड्यूटी दी गई है, ये ड्यूटी जो है नागरिकों की नहीं है। रक्षा के लिए रक्षा सेना बनाई गई है वहाँ पर, जो ऐसे कार्य यहाँ पर करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर ना होके, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। बाकी यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, तो बिल्कुल यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करने का जो प्रावधान है वो दिया गया है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A का स्मॉल जी। तो स्मॉल जी क्लियर कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ एंड हैव टू कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर। तो बिल्कुल यहाँ पर 51A(G) में ऐसी चीज़ दी गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो 42वें संविधान, अभी हम लोगों ने चर्चा की 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदेश जोड़े गए थे, यानी कि जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं यहाँ पर। तो ये किस नाम से जानी जाती है? ये मौलिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, तो वो और वहाँ पर 42वें संविधान ना जोड़ के वो तो मूल संविधान का भाग है। बाकी मौलिक कर्तव्य बिल्कुल यहाँ पर 42वें संविधान के द्वारा 10 आचार आदेशों यानी मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है उनको। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, यानी टोटल हो गए 11। नेक्स्ट यहाँ पे पंचायती राज सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं है, नीति निर्देश सिद्धांत इसमें भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध शामिल है। तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, यह उपबंध शामिल है। तो यह उपबंध कहाँ शामिल है? ये अनुच्छेद 51A के G में, यानी 51A के G में ये चीज़ शामिल की गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ आर्टिकल 48 जो है 48A भी दिया गया। 48A जो है वो भी यहाँ पर क्या कहता है? ये 48A जो है देखिए प्रत्येक नागरिक
का कर्तव्य की बात की गई है। तो नागरिक के कर्तव्य की बात है तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मगर अगर हम सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, तो 48A जो है 48A कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना और उसमें जो है बढ़ोतरी करना, अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी, ये दिया गया 48A में। बाकी ये फंडामेंटल राइट में है और ये जो है यहाँ पर इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग इस टॉपिक पे नहीं पहुंचे। तो बाकी ये दोनों आप इंटरलेटेड थे इसलिए आप डिस्कस कर लिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो देखिए मूल कर्तव्य की बात की है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए, याद रखिएगा ये दिए गए हैं 51A में। और कितने मूल कर्तव्य टोटल? 11। कई बार पूछा जाता है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन, तो हमारे यहाँ 11 जो है संविधान में दी गई है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और वन प्राणी। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से संरक्षण की बात की गई है। तो देखिए संरक्षण जो दिया गया है वो वन्य प्राणी को दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा की आर्टिकल 51AG में, तो 51AG कहता है वहाँ पर यानी कि वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण करने की बात प्रत्येक नागरिक को उसका दायित्व है कि उसमें संरक्षण करे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी यहाँ राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल फंडामेंटल राइट में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई, यहाँ संरक्षण शब्द प्रयोग किया, इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन, बिल्कुल ये कर्तव्य शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के उच्च आदर्शों को संजोए रखने और उनका पालन करना, बिल्कुल ये भी मूल कर्तव्य में शामिल है। अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करना, तो ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, बिल्कुल ये भी मूल कर्तव्य में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखते हैं न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक पृथकीकरण, बिल्कुल यहाँ पर न्यायपालिका से जो कार्यपालिका का पृथकीकरण यानी कि जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो ये जो है आर्टिकल 50 में यहाँ इसका प्रावधान दिया गया है, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक सिद्धांत है ये, तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्धि की विरासत को संरक्षित करना, बिल्कुल ये यहाँ पर मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का है। बाकी और देख लेते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो देखिए बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो दिया गया है एज आर्टिकल 21A में, तो ये एक फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर जो है मुफ्त शिक्षा कर ये भी यहाँ नहीं होगा। तो बाकी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो ये आर्टिकल 17 में दिया गया था। तो आर्टिकल 15 भी इसकी बात करता है, वहाँ भी जो है डिस्पैरिटी को दूर किया गया है, तो ये चीज़ थी। तो वैसे छुआछूत तो 17 में अच्छे से दिया है, मगर कुछ लेटेस्ट पार्ट्स जो है इसमें भी हो जाते हैं इससे, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी क्लियरली यहाँ पर दिया गया है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्धि जो विरासत है उसको संरक्षित करने का जो है वो डायरेक्टिव मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि इसीलिए जो है ये चीज़ यहाँ हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रश्न का बी, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य की बात की गई। देखिए मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य ये न्यायालय में बाध्य नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, पहली बात, ठीक है। बल्कि फंडामेंटल राइट है, ये हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इनको इन्फोर्स करा सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट। और किस आर्टिकल में कराएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में इन्फोर्स कराया जा सकता है। अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो वो चले जाते हैं आर्टिकल 226 में, परंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक कर्तव्यों को जो है इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता है तो किसी भी न्यायालय द्वारा, तो ये चीज़ यहाँ पे ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न के ऑप्शन, तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल ही यहाँ पर परमादेश एक रिट का नाम है, यानी जिसे मैंडमस भी कहते हैं हम लोग, तो ये अनुच्छेद 32 और 226 में दी गई है, तो इसके द्वारा इसको यहाँ पर प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से द्वारा बढ़ाया जाता है, बिल्कुल ही यहाँ पर देखिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 से 11 हो गए थे, तो ये बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल यहाँ पर जो अस्पष्ट विधियाँ हैं उनकी व्याख्या के लिए अगर देखा जाए तो प्रियम्बल का उपयोग किया जाता है, ना कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का इससे संबंध है, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। बाकी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायिक निश्चय कहते हैं, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों से है तो सही नहीं है, तो इनको परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नांकित में से कौन एक गलत है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्य हैं वो दिए गए संविधान के भाग 3 में, और जो मौलिक कर्तव्य है वो दिए गए भाग 4 क में, तो बिल्कुल ही ये तो इसका हिस्सा हो ही नहीं सकते यहाँ पे। बाकी देखते हैं ऑप्शन बी, तो पहला ही गलत हो जाता है यहाँ पे, तो आंसर पहला ही हो जाएगा। बाकी मूल कर्तव्य मौलिक का भाग नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस की, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पर 51A प्रत्येक नागरिक भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का, यानी मूल कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर हिस्सा लिखा हुआ है, तो यानी बिल्कुल आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं यहाँ पे, तो लोक चुनाव में मतदान डालना, बिल्कुल यहाँ पर जो मतदान डालना, वोट डालना जो है वो एक विधिक अधिकार है, और ये हमको दिया गया सिटीजनशिप एक्ट के तहत। तो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन की बात की गई है तो इलेक्शंस में, तो ये चीज़ ठीक है यहाँ पर, तो ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये मौलिक कर्तव्य का भाग है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य का भाग है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 35, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 का है से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नया अध्याय जोड़ा गया, तो वो थे मौलिक कर्तव्य, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पे। बाकी संघीय क्षेत्रों में प्रशासन का संबंधित तो बिल्कुल नहीं है, ये अंतर्राज्यीय परिषद का ये भी नहीं किया गया था, तो ये तो ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नों पर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए संविधान के बाद की जो भी वीडियो भी हम लोग सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जल्दी से खत्म करते हैं, उसके बाद सीपीसी शुरू करते हैं, वो सभी वीडियोज इंग्लिश मीडियम में होंगे, और फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का भी इंग्लिश वीडियो इस हिंदी वीडियो के बाद तुरंत आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन न्यूज़ सर्विस।